आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रश्न हम लोग देश के सामने रखना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की विपक्षी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी पार्टियों के साथ राज्यों में और केंद्र में साठगांठ है। गडकरी साहब किसके इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं? गडकरी साहब का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो व्यावसायिक इंटरेस्ट्स हैं, क्या वो महाराष्ट्र के विदर्भा के किसानों के इंटरेस्ट से क्लैश कर रहे हैं? क्या उनमें कुछ विरोध है? और क्या महाराष्ट्र के अंदर जो गडकरी साहब के बिजनेस हैं वो विदर्भा के उन किसानों की कॉस्ट पे हो रहे हैं जो कि वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कीमत पे हो रहे हैं? अंजलि दमानिया जो मेरे राइट साइड में बैठी हैं, उनकी इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत नहीं है। ये एक पेशे से डॉक्टर हैं, हाउसवाइफ थी, अपनी डॉक्टरी कर रही थी। इन्हें महाराष्ट्र के अंदर सिंचाई घोटाले के बारे में पता चला, अन्ना आंदोलन से जुड़ी, और उसी दौरान इन्हें महाराष्ट्र में हो रहे सिंचाई घोटाले के बारे में पता चला। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन दायर की और उससे इनको काफी सबूत मिले और इनके सामने ये आया कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, लेकिन किसानों तक उसका पानी नहीं पहुंच रहा। इन्होंने इस साल अप्रैल के महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL फाइल की। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस NCP की मिलजुली सरकार है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, और वहां पे BJP विपक्ष में है। तो जब 14 अगस्त को नितिन गडकरी जी मुंबई आए तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए गई। इन्होंने सोचा था कि विपक्ष में BJP है तो BJP जरूर इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां मिलकर सिंचाई घोटाला कर रही हैं। तो इनकी बड़ी उम्मीदें थी कि नितिन गडकरी जी चूंकि भाजपा के नेता हैं, वो इसको जरूर उठाएंगे, और ये सारे सबूतों के साथ बड़ी उम्मीद लेके उनसे मिलने के लिए गई कि सारे सबूत आज मैं इनको दूंगी और इनसे निवेदन करूंगी कि आप इसको उठाइए। जब ये उनसे मिली तो ये भौचक्की रह गई उनका जवाब सुनकर। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी के साथ तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं। जब ये बात बाद में मीडिया में उठी तो गडकरी जी ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनका शरद पवार जी से या NCP के साथ कोई रिश्ता है। अंजलि ने हार नहीं मानी और उसके बाद अंजलि ने अपनी जांच शुरू की। अंजलि, प्रीति बिल्कुल लेफ्ट में बैठी हुई हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुंबई से आई हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पिछले 1 महीने में कुछ जांच की। इनके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी जांच करने के लिए। उसी जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि विदर्भ में, महाराष्ट्र के अंदर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। और अगर इतनी छोटी सी जांच के अंदर ये खुलासा हो सकता है तो फिर हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या वो ये खुलासे नहीं कर सकती थी? तो सबसे पहले तो मैं उसके ऊपर आऊंगा कि इन्होंने क्या खुलासा किया। ये आपको जो प्रेस रिलीज दी गई है, इसमें आप एनेक्शन में आएंगे द स्टोरी ऑफ गजानन घड़गे एंड अदर विलेजर्स।
महाराष्ट्र के नागपुर जिले में उमरेद तालुका में एक गांव है खुरसापुर। इस गांव के किसानों की जमीनें का अधिग्रहण किया गया। कहा गया कि भाई सिंचाई के लिए डैम बनाना है और उसके लिए जमीन चाहिए। जमीनों का अधिग्रहण किया गया। वहीं पे एक किसान है, उसका नाम है गजानन रामभावजी घड़गे। उसकी भी जमीन चली गई बेचारे की। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जमीन चाहिए तो होती है 100 एकड़, अधिग्रहण कर ली जाती है 150 एकड़, ज्यादा जमीन ले ली जाती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। जमीन चाहिए तो कम थी, ले ली गई ज्यादा। तो हालांकि उसकी जमीन अधिग्रहित हो गई थी, लेकिन वो खाली पड़ी हुई थी और वो उसके ऊपर सिंचाई लगातार कर रहा था। उसने इरिगेशन डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली थी और वो उसके ऊपर लगातार सिंचाई कर रहा था। 1997 में ये बांध बन के कंप्लीट हो गया और लगभग 100 एकड़ जमीन ज्यादा दिखाई दी। बांध बन गया लेकिन 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो 1997 में वहां के इरिगेशन इंजीनियर ने घड़गे को परमिशन दी कि आप 18 एकड़ जमीन के ऊपर खेती कर लीजिए। ये खेती करने की उसने परमिशन दी। इस दौरान 2000 में, सन 2000 में वहां के किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपके पास फालतू जमीन है, हम खेती करना चाहते हैं, या तो आप वो जमीन हमें लीज पे दे दीजिए या आप हमें वापस बेच दीजिए, क्योंकि हमारे पास और कोई कमाने का जरिया नहीं है, हमारे पास यही सोर्स ऑफ इनकम है, आप ये जमीन हमें वापस कर दीजिए। सन 2002 में, 2 साल के बाद 2000 में इन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये जमीन हमें वापस कर दीजिए और उस चिट्ठी को इन्होंने विलासराव देशमुख जो मुख्यमंत्री थे उनको भेजा, सिंचाई मंत्री को भेजा, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा, नागपुर के कलेक्टर को भेजा, नागपुर रिहैबिलिटेशन ऑफिसर को भेजा। 2 साल के बाद सिंचाई विभाग का जवाब आया कि आपकी जो जमीन ली गई है वो आप अब इस पे सिंचाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें ये ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए, सुंदरता सौंदर्यीकरण के लिए चाहिए, ब्यूटिफिकेशन करना है। और उनको मना किया गया कि आप सिंचाई कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि 4 जून 2005 को नितिन गडकरी जी ने वहां के तत्कालीन सिंचाई मंत्री अजीत पवार जी को चिट्ठी लिखी कि मुझे पता चला है कि यहां 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है और ये जमीन आप मुझे दे दीजिए। 4 जून को उन्होंने चिट्ठी लिखी और 8 जून को 4 दिन के अंदर तुरंत अजीत पवार जी ने उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करके उन्होंने कहा, सिंचाई मंत्री ने, कि ये जो नितिन गडकरी जी की चिट्ठी आई है इसको VIDC, विदर्भा इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अगली मीटिंग जो 22 जून को होने वाली थी उसमें तुरंत प्रस्तुत किया जाए। कितनी तेजी से काम हुआ। जब किसानों ने चिट्ठी लिखी 2000 में कि ये जमीन हमें दे दीजिए, तो 2 साल के बाद चिट्ठी वापस आई कि आपको जमीन नहीं दे सकते, आप जमीन खाली कर दीजिए। लेकिन नितिन गडकरी जी ने 4 जून को चिट्ठी लिखी तो 4 दिन के अंदर ही उन्होंने कहा भाई इनकी चिट्ठी आई है, इसको VIDC की अगली बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत किया जाए। और मजे की बात यह है कि VIDC ने अगली मीटिंग में उनको वो जमीन देना मंजूर कर लिया कि ये नितिन गडकरी जी को जमीन दे दी जाए। उस मीटिंग में जो सेक्रेटरी थे VIDC के, उन्होंने एतराज किया कि भाई कानून के तहत ये जमीन उनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून के तहत इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी बिल्डिंग या इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार तो मन बना चुकी थी, पार्टियों के अंदर तो साठ-गांठ थी, तो उन्होंने वो जमीन, सब लोगों ने कहा कि कानून को बाद में देख लेंगे, अभी तो इनको जमीन दो। तो नितिन गडकरी जी का प्रपोजल था कि 37 हेक्टेयर जमीन आप मुझे दे दीजिए और 11 हेक्टेयर जमीन एक जेम्स ऑफ इंडिया नाम की कंपनी आप उनको दे दीजिए। नितिन गडकरी जी की दोनों बातें मान ली गई। किसानों को जमीन देने से मना कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने और नितिन गडकरी जी को और जेम्स ऑफ इंडिया नाम की दोनों कंपनियों को जमीन दे दी गई।
इस रेजोल्यूशन के ऊपर अजीत पवार जी के सिग्नेचर हैं। वो रेजोल्यूशन मराठी में है तो हमने इसके साथ नहीं लगाया, लेकिन हमारी वेबसाइट www.indiaagainstcorruption.org उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मराठी में, जितनी चिट्ठियां लिखी किसानों ने, जितने रेजोल्यूशन सब हैं। 28 नवंबर 2007 को वीआईडीसी की एक और मीटिंग हुई और उसमें मीटिंग में कहा गया था कि जेम्स ऑफ इंडिया कंपनी कह रही है कि हम ये जमीन 11 हेक्टेयर जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो नितिन गडकरी जी ने कहा ये जमीन भी मुझे दे दीजिए। तो प्रस्ताव पारित करके वो जमीन भी नितिन गडकरी जी को दे दी गई। तो पूरी की पूरी लगभग 100 एकड़ जमीन जो फालतू थी वो जमीन नितिन गडकरी जी को दे दी गई। और नितिन गडकरी जी उस पर क्या कर रहे हैं? वो भी उस पर खेती कर रहे हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो किसान अगर खेती करते तो क्या मुश्किल थी? किसान ही खेती कर लेते, उसमें क्या दिक्कत थी? किसान भी कह रहे थे भाई हमें खेती कर लेने दो, और आज भी नितिन गडकरी जी उस पर खेती कर रहे हैं। 2008 में ये वीआईडीसी ने रेजोल्यूशन तो पास कर दिए, लेकिन अभी जमीन का पोजीशन नहीं लिया। 2008 6 जून 2008 को खड़गे और बाकी गांव वालों ने लोकल एमएलए को लिखा कि भाई कानून के मुताबिक, कानून में ये लिखा है कि अगर सरकार ज्यादा जमीन अधिग्रहण कर लेती है तो जो बची हुई जमीन है वो जमीन की गांव वालों को वापस लौटानी चाहिए, ऐसा कानून है। तो आप ये जमीन हमें वापस लौटा दीजिए, और 15 साल से हम इसके ऊपर खेती कर रहे हैं जिसके हमारे पास सबूत हैं। तो ये जमीन हमारी थी पहले, और 15 साल से चूंकि हम खेती कर रहे हैं तो ये जमीन हमें दे दी जाए। 21 जून 2008 को वहां के सब डिविजनल इंजीनियर ने घड़गे को अपने खेत पे बुलाया, और जब वहां पे वो खेत पे पहुंचा तो वहां पे नितिन गडकरी जी के कंपनी के कुछ अधिकारी मौजूद थे, दिवे साहब, झाड़े साहब, शाफले साहब। उन्होंने उसको कहा कि आपकी ये जमीन नितिन गडकरी जी की कंपनी को दे दी गई और आप ये खाली कर दीजिए। वो बहुत रोया चिल्लाया, उसकी नहीं सुनी गई, उसको डराया धमकाया गया। वो कुछ दिन के लिए गांव से बाहर चला गया, और उसके पीछे से नितिन गडकरी जी की कंपनी ने उसकी पूरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। उसने बेचारे ने पूरी जमीन जोत के रखी हुई थी, इन्होंने उसके ऊपर सोयाबीन लगा दिया। 28 जून 2008 को जब वो वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी जमीन जा चुकी थी। उसने पुलिस के अंदर कंप्लेन की। नितिन गडकरी जी के जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनसे जाके मिला, तो कंपनी के एमडी ने कहा कि जो कर सकते हो कर लो, जो तुम्हारा जी चाहे कर लो, तुम्हारी जमीन जा चुकी है। यही कहानी भगत फैमिली की और अन्य कई परिवारों की, उसी गांव के परिवारों की है, जिसकी हमने इसमें डिटेल्स दी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसी गांव में पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया, बेला गांव और तालुका उमरेद, 19 अगस्त 2007 को उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि जो पावर कंपनी है, पावर प्लांट है उनका, नितिन गडकरी जी की कंपनी का, उसमें से जो गंद निकलता है वो सारा गंद वहां की नदी में डाला जा रहा था, और वो नदी का पानी इनकी नल में आता है। तो वो पानी जानवरों के पीने लायक भी नहीं बचा था, जानवर भी उसको पीने से मना कर रहे थे। तो उन्होंने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करके कंपनी से निवेदन किया कि आप ये गंद नदी में डालना बंद कीजिए। और उसी तरह से जो फ्लाई ऐश निकलती है उनकी कंपनी से, वो फ्लाई ऐश की वजह से ये बहुत सारी फोटोग्राफ्स लेके आई हैं। अंजलि वहां पे गई थी उस गांव में, आपको फोटोग्राफ्स दिखाएंगी अभी कि किस तरह से फ्लाई ऐश जो है वहां की सड़कों के ऊपर फैला हुआ है। लोगों का वहां पे जीना हराम हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहां के जो मछुआरों की एसोसिएशन है उन्होंने भी प्रस्ताव पारित करके सरकार से कहा कि हम लोगों की वहां पे एक लेक है जिसमें हम मछली उगाते हैं, और वो पूरी की पूरी लेक प्रदूषित हो चुकी है, इसके बारे में कुछ किया जाए। लेकिन चूंकि जैसा गडकरी जी कहते हैं 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं, तो सरकार ने उनकी किसी भी बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया। गांव वाले रोते रहे, चिल्लाते रहे, किसान रोते रहे, चिल्लाते रहे। जो डैम वहां पे बना
इसमें एक चीज निकल के आई कि किस तरह से नितिन गडकरी जी ने गांव के किसानों की जमीन गलत तरीके से हथिया ली। लेकिन और ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो वहां पे डैम बना, इरिगेशन डैम, सिंचाई डैम, वो बना तो सिंचाई के लिए था, लेकिन उसका एक बूंद पानी भी सिंचाई के लिए नहीं जा रहा। वो सारा का सारा पानी गडकरी जी की कंपनी और उसी तरह की जो अन्य कंपनियां वहां बनी हैं, उन सारी कंपनियों को वो पानी दे दिया गया। तो गडकरी जी ने किसानों का पानी ले लिया, गडकरी जी ने किसानों की जमीन ले ली, और जो किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वो और उनकी बुरी हालत हो गई क्योंकि उनकी जमीनें भी छीन ली गई। ये कहानी केवल उस एक गांव की नहीं है, ये कहानी पूरे महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। वहां पर जगह जगह पर आत्महत्या कर रहे किसानों का नाम लेकर खूब जबरदस्त फंड भेजे जा रहे हैं, पैसा भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार भी भेज रही है, राज्य सरकार भी पैसा भेज रही है, कह रही है भाई किसानों को सिंचाई के लिए जमीन चाहिए तो किसानों को सिंचाई के लिए हम डैम बनाएंगे। लेकिन उन डैम्स का पानी, एक तो भ्रष्टाचार है डैम बनाने में, डैम की कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार है, और दूसरा जब वो डैम बन जाते हैं तो अधिकतर डैम्स के ऊपर कैनाल ही नहीं बनाए गए हैं। जब कैनाल ही नहीं बनाओगे तो खेतों में पानी कैसे जाएगा? और अगर कैनाल बने हैं तो वो कैनाल काम नहीं कर रहे हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, नॉन फंक्शनल है। और वो सारा का सारा पानी, लगभग सारा का सारा पानी, हो सकता है एक दो जगह थोड़ा बहुत पानी किसानों को दिया जा रहा हो, लगभग सारा का सारा पानी अजीत पवार जी ने बड़ी बड़ी पावर कंपनियों को और शुगर इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट कर दिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा अत्याचार और इससे ज्यादा घिनौना अपराध नहीं हो सकता कि आत्महत्या कर रहे किसानों के नाम से आप वहां पे डैम्स बनाएं, आप उनकी जमीनें भी छीन लें, और उसके बाद जमीनें छीनने के बाद उनका पानी भी उनको ना मिले। वहां पर 71 डैम बनाने का प्रपोजल है महाराष्ट्र के अंदर, 71 पावर कंपनीज पावर प्लांट लगाने का प्रपोजल है। और अगर ये 71 के 71 पावर प्लांट्स लग गए तो एक अनुमान है कि ये जितने डैम्स बने हैं, इन डैम्स में से एक बूंद पानी भी किसानों के लिए नहीं बचेगा। बिकॉज इनकी जो कैपेसिटी है पानी की खपत करने की 71 पावर प्लांट्स की, वो सारा का सारा इरिगेशन डैम्स का पानी यहां पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी पवन बंसल जी को, वो चिट्ठी मीडिया में खूब चली अभी कुछ दिन पहले। उसमें नितिन गडकरी जी ने सिफारिश की थी कि भाई ये जो ठेकेदार हैं, जो डैम बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, इनका 400 करोड़ रुपया बकाया है, आप प्लीज इनका 400 करोड़ रुपया रिलीज कर दीजिए। तो जब ये चिट्ठी अखबारों में आई, मीडिया में आई, तो नितिन गडकरी जी ने कहा मैंने एक चिट्ठी नहीं 5 चिट्ठियां लिखी हैं ऐसे। तो हम उनसे कहेंगे वो 5 चिट्ठियां दिखा दें देश को जरा, कौन कौन सी किस किस के लिए लिखी है। और उन्होंने कहा मैं 10 चिट्ठियां और लिखूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसानों का हमदर्द हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो डैम है ये जल्दी जल्दी बने। लेकिन जो डेटा है, जो तथ्य है, वो ये दिखाता है कि गडकरी जी के मन में किसानों के लिए दिल नहीं धड़कता। जब इन किसानों का सारा पानी बड़ी बड़ी कंपनियों को डाइवर्ट किया जा रहा था, तब नितिन गडकरी जी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उनको ठेकेदारों के लिए तो बड़ी हमदर्दी है, ठेकेदारों के लिए तो उन्होंने कहा, तुरंत चिट्ठी लिखी पवन बंसल जी को। उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रश्न भी उठाए, कई बार प्रश्न उठाए, भाई ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलती, पेमेंट दिला दो। एक भी प्रश्न उन्होंने महाराष्ट्र की असेंबली में ये नहीं उठाया कि भाई इनका सारा पानी डाइवर्ट कर रहे हो आप, ये डाइवर्ट करना बंद करो, सिंचाई के लिए पानी दो। एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया, एक भी चिट्ठी नहीं लिखी उन्होंने किसी को। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि नितिन गडकरी जी की 5 कंपनियां पावर प्लांट चल रहे हैं विदर्भा के अंदर। नितिन गडकरी जी की 3 शुगर कंपनी चल रही हैं। नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, शुगर फैक्ट्री है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, डिस्टिलरी है, पावर है, कोल है, एग्रो है। जरा सा दिखाइए, ये कैलेंडर लेके आई हैं, बिग बाजार है, जरा खड़े होकर दिखा दीजिए, एक एक पढ़ते जाइए। उनकी 16 बेस्ड कंपनीज है,
महात्मा शुगर जो उनकी की कंपनी है। मैडम आप बताते का शुगर है। मैडम इधर का भी आप पीछे डिस्कस कर रहे हैं, देखिए पीछे लाइव जा रहा है। से बनाने वाली और एक पावर कंपनी है। इनकी एक एनजीओ है, कल्याणकारी संस्था। इसके बारे में भी हम कहना चाहेंगे कि इसका हमें बहुत बहुत ढूंढा, क्योंकि ये वर्धा में उनकी ये एनजीओ चलती है। वह एक छोटे से घर में है जहाँ एक ही बंदा बैठता है। ये कल्याणकारी संस्था ये चलाते हैं और इसी कंपनी के नाम पर, इसी एनजीओ के नाम पर उन्होंने सारी की सारी 100 एकड़ जमीन दी है। और अगर आप देखेंगे ये जीआर भी पास हुआ था कि खासगी संस्थाओं को कोई भी प्रकार की लैंड लीज नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद उनकी इस एनजीओ को 100 एकड़ जमीन दे दी गई थी। इस छोटे से समय में, 1 महीने से भी कम समय में, अंजलि ने ये तो खुलासा कर दिया कि वो कौन से 4 काम हैं जो एनसीपी और कांग्रेस वाले गडकरी साहब के लिए करते हैं। बदले में गडकरी साहब क्या फायदा पहुंचाते हैं इनको? क्विड प्रो को सब कहते हैं, भाई क्विड प्रो को तो हुआ होगा। ये क्विड प्रो को क्या है? गडकरी साहब क्या फायदा पहुंचाते हैं? गडकरी साहब इस देश के लोगों का विश्वास दांव पे लगाते हैं। इस देश के लोगों ने भाजपा को विपक्ष में बिठाया था। इस देश के लोगों ने भाजपा से ये उम्मीद की थी कि अगर रूलिंग पार्टी कुछ गड़बड़ करेगी तो भाजपा उनके ऊपर आवाज उठाएगा। लेकिन गडकरी साहब अपने काम धंधों को बचाने के लिए, अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सेटिंग कर ली है। रूलिंग पार्टी के साथ उनकी सेटिंग है कि आप भी कमाओ, हम भी कमाएंगे। वहां पे जो 71 प्रोजेक्ट, 71 पावर प्लांट लग रहे हैं, वो 71 पावर प्लांट कांग्रेस वालों के भी हैं, बीजेपी वालों के भी हैं, शिवसेना वालों के भी हैं, एनसीपी वालों के भी हैं, सबके पावर प्लांट हैं। तो कोई एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। आपस में सबकी सहमति है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है अंजलि को कि ये जो सिंचाई घोटाला है इसके ऊपर हम आवाज नहीं उठाएंगे। शरद भाई, पवार भाई के साथ तो हमारे बड़े मधुर संबंध हैं। 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं। तो सारी पार्टियों के आपस में संबंध है। ये भी सेटिंग है कि अगर मीडिया में कोई मुद्दा ज्यादा बड़ा बन जाए तो कहने के लिए ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष पार्टी थोड़ा हल्ला गुल्ला करेगी। 2 दिन के लिए संसद बंद कर देगी, 2 दिन के लिए विधानसभा बंद कर देगी, 1 दिन के लिए भारत बंद कर देगी। लेकिन वो केवल दिखावा होगा, उससे आगे नहीं जाएंगे हम लोग। ये आपस की सेटिंग है इन लोगों की। तो एक प्रश्न ये उठता है कि गडकरी साहब एक पॉलिटिशियन है या एक बिजनेसमैन है? दोनों में फर्क होता है। जो एक पॉलिटिशियन होता है, जो एक नेता होता है, जो एक राजनेता होता है, उसका धर्म होता है कि लोगों के लिए लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। और जब वो अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो कई बार ऐसे मौके आते हैं जब उसको अपना जीवन और अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन है वो सबके साथ बना के चलता है, सारी पार्टियों को खुश रखता है, किसी को दुश्मन नहीं बनाता। तो बिजनेसमैन क्या एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि नितिन गडकरी साहब पॉलिटिशियन नहीं है। वो देश के लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते। वो एक राजनेता नहीं है, वो राजनीति में नहीं है। वो भाजपा का इस्तेमाल करके केवल अपने बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ा रहे हैं। और ज्यादा बड़े दुख की बात यह है कि भाजपा ने अपना संविधान संशोधित करके उनको 3 साल के लिए और अपना अध्यक्ष चुन लिया। मैं अब अंजलि से कहूंगा कि वो अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकती है। जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यह है विदर्भ की सही तस्वीर। यहाँ आप देख रहे हैं कि किसानों की जो जान जा रही थी, जो फार्मर सुसाइड बहुत बार कहा जा रहा था मीडिया में
आ रहा था वो किसानों के नाम से लिया गया और इन सब बड़ी बड़ी पावर प्लांट्स को दे दिया गया है। इसमें टोटल 71 प्रोजेक्ट है, टोटल कैपेसिटी 55,000 मेगावाट्स की है। और ये अगर सचमुच आज खड़े हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी किसान को एक बूंद पर पानी इन कोई भी तरह से मिल पाएगा। दूसरी बात जो है, आप अगर ये लेटर देखें, जो इसमें लिखा है लास्ट पैराग्राफ में कि नितिन गडकरी जी ने एक पत्र क्रमांक 211 4 जून 2005 को जो लिखा था, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पूर्ति सिंचन कल्याणकारी संस्था इसे जमीन दे दी जाए और जेम्स इंडिया इस नाम की संस्था को जमीन दे दी जाए। और ये जो उसके नीचे जो साइन है, ये अजीत पवार जी की साइन है। इससे आपको ये साफ साफ दिखाई देगा कि अगर अजीत पवार जी उन्हें ऑब्लाइज करते हैं उनको जमीन देकर, तो हमारे बड़े भाई साहब कहां से इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएंगे? इरिगेशन के इतने बड़े स्कैम के खिलाफ क्यों आवाज उठाएंगे? और जबकि इस पावर प्रोजेक्ट जैसी 5 कंपनियां उनकी खुद की है, तो इससे ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि हम इनसे कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते कि ये स्कैम में कुछ विशेष काम करे, ये उसके लिए हमारे साथ झगड़े, कि ऐसे हम उनसे उम्मीद कर ही नहीं सकते। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। एक सिर्फ आपके लिए मैं बताना चाहूंगी, एक ये फोटोग्राफ देखिए, ये है वडगांव डैम है, ये वडगांव डैम, और ये है इस बार पूर्ति की कंपनी। पूर्ति कंपनी के चेयरमैन नितिन गडकरी जी हैं। और ये जो भी पानी है वो सीधे सीधे इस कंपनी में वापरा जाता है। प्रोजेक्टर पर भी दिख रहा है। तो आप ये आज ये देखकर मुझे बताइए कि पानी किस लिए है? ये आपको प्रोजेक्टर पे भी दिखाई दे रहा है, वहाँ प्रोजेक्टर पे दिखाई दे रहा है उधर। ये देखिए, वो कंपनी बांध के डैम के बिल्कुल बगल में है, बैंक्स पे है। और ये पूरे महाराष्ट्र में ये ट्रेंड बन गया है, बांध बनता है और उसके बगल में कंपनीज बन जाती हैं और बांध का सारा पानी इन कंपनीज को दे दिया जाता है। और कोई कैनाल बनाने के लिए वो नहीं की जाती, तो सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं दिया जाता है, सारा पानी इन कंपनीज को डाइवर्ट कर दिया जाता है और किसान आत्महत्या करते रह जाते हैं। प्रशांत लाइट ऑन कर देखिए, ये जो अभी आपके सामने तथ्य आए, इसमें पहली बात तो आप ये देखिए कि इस देश में या महाराष्ट्र में क्या हुआ है, इरिगेशन स्कैम में क्या हुआ। एक तरफ ये जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स बने, ये जो बांध बने, जिसमें 70,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार का लगा दिया गया, जो कि सैंक्शन जब हुए थे तो उससे चौथाई से भी कम दाम के थे। मोडस ऑपरेंडी स्कैम का ये था कि पहले एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था बांध बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को 200 करोड़ या 400 करोड़ में, कुछ ही महीने में उसका दाम 5 गुना, कहीं कहीं 10 गुना कर दिया जाता था। और ये तो एक स्कैम हुआ, यानी कि आपने करीब 90% पैसा जो खर्च हुआ इन बांधों पे, वो आपने अवैध तरीके से इन कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया और उनसे घूस खा लिया। दोनों पार्टियों के जब चोटी के नेता इस देश के किसानों को लूटने में और उनकी जमीनों को लूटने में लग जाएंगे, तो इस देश के किसानों का क्या भविष्य रह जाता है। दुख की और बात यह है कि जब हमने पिछले अभी कुछ दिन पहले वाड्रा साहब के बारे में खुलासा किया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरद यादव जी उनके बचाव के अंदर सामने आए।
एनडीए के कन्वीनर है शरद यादव जी, कहते हैं कि विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष वाले भी उनके बचाव में सामने आए, शरद पवार जी उनके बचाव में सामने आए, अखिलेश यादव जी उनके बचाव में सामने आए। हमने तो सोचा था कि वो केवल गांधी परिवार के दामाद हैं, हमें तो पता ही नहीं था इन सबके भी दामाद हैं, वो सारे के सारे तिल मिला गए पूरी तरह से। ऐसे नजर आता है ये सारा का सारा एक ही परिवार है। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, शरद पवार, मायावती, ये सब एक ही परिवार है। ये हम लोग बेवकूफ हैं जो हमें बेवकूफ बनाते हैं। चुनावों में आके कहते हैं इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी, वो पार्टी किसी भी पार्टी को वोट दे लो, अल्टीमेटली ठेके सबको मिलते हैं, पावर इंडस्ट्री सबकी लगती है, और कोई पार्टी सत्ता में आ जाए सिंचाई का पानी किसान तक नहीं पहुंचता। डैम बनाने के लिए उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, लेकिन डैम का पानी किसानों तक नहीं पहुंचता। और बड़े दुख की बात यह है कि इन पार्टियों के अंदर कुछ अच्छे कार्यकर्ता हैं, जैसे भाजपा के अंदर देवेंद्र फडणवीस हैं, मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत घोटाला निकाला सिंचाई का, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता उनके अच्छे काम को रुकवा देते हैं, उनके अच्छे काम को आगे नहीं बढ़ने देते और उनके अच्छे काम को बेच के खा जाते हैं। मेरा इन सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से अपील है कि अपनी अपनी पार्टियों के अंदर आवाज उठाइए, अब चुप मत बैठिए। देश खड़ा हो रहा है, देश के और पार्टी के दोनों के बीच में अब आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप पार्टी के साथ हैं कि आप देश के साथ हैं। अगर कोई क्वेश्चन ये बताएं कि नितिन गडकरी को जो जमीन मिली है उसकी कीमत कितनी थी और कितने में मिली है उनको? हमें उसका दाम नहीं पता है, लेकिन वो जमीन उन्हें मिल नहीं सकती थी, वो लीज पे मिली है। वो जमीन किसानों के लिए थी, कानूनन वो जमीन चूंकि एक्सेस में थी इसलिए वो जमीन वापस किसानों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो जमीन किसानों को ना देके गडकरी साहब को दे दी। अरविंद जी, ये जिस लैंड की आप बात कर रहे हैं, विदर्भा में जिन किसानों की मृत्यु हुई है या मौतें हुई है, क्या इस लैंड के बाद ऐसे कुछ किसानों के नाम आपको आए हैं कि इस लैंड के देने के बाद हुआ है? और दूसरा मेरा आपसे प्रश्न है कि नितिन गडकरी एक अमीर किसान बन गए हैं, नितिन गडकरी अगर एक अमीर किसान बन गए हैं, इरेगुलरिटी कहां पर है, कहां देख रहे हैं? क्योंकि लैंड जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कुछ ना कुछ नियम कायदे के अनुसार हुआ है। हाँ, देखिए, इरेगुलरिटी दो तरह की है। एक तो कानूनी इरेगुलरिटी जिसको इलीगैलिटी कहते हैं। इलीगैलिटी ये है कि आपने सार्वजनिक हित के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए भूमि का अधिग्रहण किया और वो भूमि एक निजी कंपनी को दे दी या निजी संस्था को दे दी, जो कि आपने सार्वजनिक हित यानी इरिगेशन डैम के लिए अधिग्रहण किया। अगर उसके लिए आपको नहीं जरूरत थी तो आप उसका अधिग्रहण, उतनी जमीन का कैंसिल करके किसानों के पास वापस छोड़ देते। दूसरा ये मॉरल इश्यू है कि भाई आप किसान को जो उस भूमि पर अपना जीवन व्यापन कर रहा है, जिसका जीवन उसी पर आधारित है, उस जमीन पर, उसको वो जमीन वापस नहीं करते, उससे अपना जीवन व्यापन का आपने एकमात्र साधन छीन लिया जबरदस्ती और एक निजी कंपनी को मुनाफे के लिए दे देते हैं, यानी या निजी कंपनी या निजी संस्था को। तो फिर इसमें नहीं, किसान बार बार पत्र लिखकर सरकार को याद दिला रहे थे कि जी कानून के मुताबिक ये एक्सेस जमीन किसानों को वापस मिलनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए, लेकिन उस कानून को ध्यान में नहीं रखा गया और ये नितिन गडकरी जी को जमीन दे दी गई। दूसरा, VIDC की मीटिंग में सेक्रेटरी ने बार बार कहा कि इरिगेशन की कोई भी जमीन या बिल्डिंग किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी जा सकती, उसके बावजूद उनको वो जमीन दी गई। तीसरा, ये जो डैम बनाया गया था इसका पानी किसानों को खेती करने के लिए और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था, वो पानी खेती और सिंचाई के लिए इस्तेमाल ना करके वो पानी इनकी कंपनी को दिया गया। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सब कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा है, वो गरीब किसानों के मुद्दे को कैसे उठा सकता है? क्योंकि उसका तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
प्रशांत अभी जी प्रशांत जी ने जो जवाब दिए उसमें से कुछ जवाब मुझे गलत लग रहे हैं, जो मैं आपसे क्लियर करवाना चाहता हूँ सर। क्या ये सारी कंपनियां जो 17 कंपनियां जो आपने बताई सारी निजी हैं, इनमें से कई सारी कॉर्पोरेटिव सेक्टर में कई सारी भी एनजीओज हैं, या आपने सारी क्या सारी की सारी निजी कंपनियां? प्लीज क्लियर करें। नहीं, एक तो कम से कम उनका एनजीओ है जिसका जिक्र अंजलि ने किया, लेकिन वो एनजीओ जैसे वो कह रही है कि कुछ खास काम वाम नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरा बाकी तो इनकी कंपनियां ही हैं। 17 से ज्यादा कंपनियां हैं। 17 कंपनियों की तो कल बैलेंस शीट हमने आरओसी की वेबसाइट से डाउनलोड की है। अगर आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो हम आपको सारे दिखा देंगे। आपने का जिक्र किया, क्या बताइए कुल कितनी जमीन आपने सही तौर पर बताइए, कुल कितनी जमीन एग्जैक्ट कितनी जमीन उनको मिली है? 48 हेक्टेयर के करीब है। 48 हेक्टेयर इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। 2 बार मिली है, एक बार 37 हेक्टेयर मिली है, एक बार 11 हेक्टेयर मिली है। तो 48 हेक्टेयर के करीब है, जो कि लगभग 100 एकड़ से ज्यादा। अंशी मेरा सवाल आपसे है, क्या करगज में एक डैम प्रोजेक्ट में आपकी एक प्लॉट पड़ रहा था, उसको डिलोकेट करने के लिए आपने क्या सिंचाई विभाग को कुछ चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि 750 मीटर आगे बढ़ा के एक आदिवासी गांव को उसमें लैंड एक्विजिशन कर लिया जाए? हाँ बिल्कुल कहा था मैंने, ये बार बार हर चैनल पे कहा है कि शुरुआत जो वहीं से हुई थी। मेरी जमीन करगज में थी जहाँ डैम आ रहा था, जिसके लिए मैंने पहले शुरू किया था उनको खत लिखना, क्योंकि हमारी खुद की जमीन जा रही थी। पर उसके बाद जब पता चलने गया कि इसमें इतना तब तक जब मैंने उनको खत लिखा था इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है। मुझे बोलने दीजिए। 10 जून 2011 को मैंने ये खत लिखा था इरिगेशन डिपार्टमेंट को कि मेरी इतनी जमीन है कोंडारे में, और ये जब लिखा था तब ना कोई टेंडर फ्लोट किया गया था, ना टेंडर अवॉर्ड किया गया था, ना किसी को इतने फास्ट काम करने की परमिशन मिली थी। ये सब जो हुआ वो सब्सिक्वेंटली हुआ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। एक सेकंड की पहली बात पूरी कर लीजिए, बिकॉज इस प्रकार के एलिगेशन तो हर एक बंदे पे आ चाले हैं। जो भी आवाज उठाएगा उसकी आवाज कुचल दी जाएगी, या तो कुछ ना कुछ ऐसे बवाल खड़े कर दिए जाएंगे। तो उनके जो भी सवाल है मैं बड़े आनंद से देना चाहूंगी। पूछिए। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, आनंद से हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सच जो है वो सच ही रहेगा। हाँ जी। जिस तरह से आप लगातार इस पे गडकरी पढ़ने की सरकार पर आपने कोई बात नहीं की, अजीत पवार का बार-बार नाम ले रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? हमने तो कहा ही है भाई, नितिन गडकरी को हमने तो ये कहा है कि 4 काम सरकार ने नितिन गडकरी के कौन कौन से किए, वही तो खुलासा कर रहे हैं। VIDC में जो गलत निर्णय किया गया वो अजीत पवार ने किया। 2 बार VIDC की मीटिंग्स में जो जमीन उनको दी गई वो अजीत पवार ने की। जो पानी उनकी कंपनी को दिया गया वो उनकी सरकार ने किया। सारा काम उन्होंने ही किया। Arvind, the allegations that you have made against Mr. Gadkari, they seem more to be of political impropriety, of morality. Of course not. Where is the evidence of him trying to pressurize or trying to ask for a quid pro quo between Mr. Ajit Pawar and Mr. Gadkari? That is exactly what I've said. VIDC, according to the law, if you have excess land, if you acquire land for a particular project and you don't use that land, you are supposed to return that land to the farmers. Farmers have been asking that please return our land. Rather than returning that land is in an illegal manner given to Mr. Nitin Gadkari, despite the fact that Secretary VIDC in the meeting keeps on raising this issue, that under the law, this land cannot be given to Mr. Gadkari. Despite that, the land is allotted to Mr. Gadkari. Secondly, the irrigation water was supposed to be meant for the farmers, but it is only because of their access to the power and their proximity to them that he was successful in diverting the water which was meant for irrigation. इनका प्रश्न बिल्कुल जायज है। ये पूछ रही हैं कि अभी थोड़ी देर के बाद बीजेपी एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है
और बीजेपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेगी कि ये सब बेबुनियाद है, वो रिएक्शन प्रेडिक्टेबल है। कांग्रेस कहेगी कि नितिन गडकरी दोषी है, बीजेपी कहेगी कि ये सब बेबुनियाद है। ना कांग्रेस उसकी जांच कराएगी, ना बीजेपी जांच करवाएगी, और दोनों के दोनों एक दूसरे को गालियां देंगे और हम बेवकूफ बनते रहेंगे। हमारा मकसद क्या है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई जांच होगी। ना रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ जांच होगी, ना सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ जांच होगी, और ना ही नितिन गडकरी जी के खिलाफ जांच होगी। हमारा मकसद ये है, हम इस देश की जनता के सामने ये रखना चाहते हैं, ये साफ करना चाहते हैं कि ये सारा के सारे लोग मिले हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, डीएमके, एडीएमके, ये सारे एक ही परिवार का हिस्सा हैं और ये सारे मिलकर इस देश को लूट रहे हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ कल्यूजन में हैं। और दूसरा, एक मिनट, और दूसरा हमारा मकसद है कि हम इस देश के लोगों को, देश के लोग डरे हुए हैं, उनको डरा के रखा हुआ है पिछले 60 साल से। किसी भी बात को कहने में लोग डरते हैं। हम इस देश के लोगों को पूरे व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहते हैं, देश के लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, और देश के लोग अब खड़े हो रहे हैं। What do you demand? You know that no inquiry is going to take place. But what We are not demanding anything from them. We don't expect anything from them. Our demand is from the people of this country. We are demanding not from the government. We are demanding from the people of this country that please rise, get up. This is the time, otherwise there will be no time left. Salman Khurshid is never minister against whom you had come out about revelation of corruption. As far as Salman Khurshid is concerned, we have threatened you that if you come to Farrukhabad on November 1st, you will not be able to... एक मिनट, अगर आप शांति रखेंगे तो, एक मिनट शांति रखिए प्लीज। वो पूछ रही है, उनको पूछ लेने देते हैं। हाँ जी, बताइए। एक मिनट, वो पूछ रही है, उनको पूछने दीजिए जरा। Salman Khurshid, the law minister against whom you came out with several allegations of corruption, is threatening you that if you come to Farrukhabad on 1st of November, you will not be able to go back. देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के कानून मंत्री को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। दूसरी चीज कि मेरी जान सलमान खुर्शीद जी के हाथ में नहीं है, मेरी जान भगवान के हाथ में है। जो एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सलमान खुर्शीद जी जो मर्जी कर लें, भगवान ने जिस मिशन के लिए मुझे धरती पे भेजा है, अगर वो मिशन जिस दिन खत्म हो जाएगा तो एक दिन और ज्यादा नहीं जिंदा रहूंगा, और जब तक वो मिशन खत्म नहीं होता तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता। और तीसरी चीज कि कांग्रेस लगता है कि बिल्कुल जनता के साथ उसका संबंध खत्म हो चुका है। अगर कांग्रेस इस तरह की धमकियां देने की बजाय बैठकर सोचे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाए तो शायद देश का फायदा होगा। अरविंद जी, आप पर आरोप है कि आप नेताओं और मंत्रियों को काम नहीं करने देते हैं, तब डरे सहमे आपके आरोपों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम तो उनको कहते हैं कि आप अच्छे से काम कीजिए, आप देश के लिए काम कीजिए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम भ्रष्टाचार ही करेंगे। तो अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। From? Are you taking this case? These are information that every time you come up with these things. We are not going to the court. हमारा मकसद, हम कोई विच हंटिंग नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी एक आदमी या दो लोगों को जेल पहुंचाना नहीं है, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हमने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आवाज उठाई, उसके बाद आप लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। सारा काम हम थोड़ी करेंगे, थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा हम करेंगे, थोड़ी जनता करेगी। आप तो किसी भी तरह से देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि सारी पार्टियां मिली हुई हैं, सब मिलकर भ्रष्टाचार कर रही हैं।
केजरीवाल जी, एक अन्ना के कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक बात पूछना चाहूंगा का तो ये सबूत है, इसके बारे में आप सफाई दीजिए। जो बोल रहा है कि आप आदिवासियों की जमीन ले लीजिए, मेरी जमीन छोड़ दीजिए, क्या ये गुनाहगार नहीं है? मैं जनता के नाते निर्णय जी को मानता हूँ और मैं इस बात पूछता हूँ, इसमें बोलिएगा। नहीं लेटर लाइए, मैं बता रही हूँ। ये 10 जून 2011 को जो मैं आपको बता रही थी, लिखा हुआ लेटर, इसमें जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब आप ही खड़े हो जाइए, आप ही खड़े हो जाइए, आप ही खड़े हो जाइए। यहाँ आप आए, खुद खड़े, ये रात नहीं, आप आए हैं। आप खुद इसके आगे आने मुझे तो बड़ा आनंद हो रहा है कि ये पॉइंट रेज हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट बार-बार महाराष्ट्र में भी रेज किया गया था। क्योंकि लास्ट 2 लाइन्स में पढ़ के सुनाती हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा है मेरी जमीन बताया आदिवासी को दे रहे, तो ये है हम आपको अभी बता रहे हैं। इसकी लास्ट लाइन बोलती है कि आप अगर इसे 700 मीटर पीछे ले लेते हैं, इसके पीछे प्राइवेट लैंड नहीं है, आदिवासी लैंड है, and I am sure they will be adequately compensated। इसका मतलब हमारे भाई साहब को समझ में आता है या नहीं, हमें नहीं पता, नहीं आता होगा तो हम आपको इसका हिंदी में अनुवादन करके बोलते हैं कि आदिवासियों की जो जमीन है, उन आदिवासियों को जमीन की जगह जमीन मिलती है, कभी पैसे नहीं दिए जाते। तो हमें ये यकीन है कि उनको अपनी आदिवासी जमीन वापस मिलेगी, इसका ये अर्थ है। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। किसान परिवार से नहीं है, महाराष्ट्र का कानून है, किसान परिवार का ऊपर ही जमीन ले सकता है। क्या आपके सवाल नहीं होनी चाहिए? तो प्रशांत जी बताइए कि पालनपुर में जमीन जिस पर्पज के लिए ली गई थी उसके लिए इस्तेमाल हुई। दूसरी, देश जितने भी लोग अधिग्रहण के मामले हुए हैं, हर जगह पर ये घर घर की कहानी है। आपने सिर्फ एक चीज तो ये मैं प्रशांत को भी माइक दे रहा हूँ, जैसे ही भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं, कोई भी हम भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, तुरंत कहते हैं प्रशांत की पालमपुर में जमीन है, अंजलि की जमीन है। हम ये कह रहे हैं कि आप आज हम खुला वो कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपके पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, आपके पास पुलिस है, आप हमारी सबकी जांच करा लो। कितनी बार तो बोल चुके आप हमारी सबकी जांच करा लो। आपके अंदर हिम्मत है? क्या कांग्रेसी खड़े होकर कहेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा की जांच करा लो? क्या भाजपा वाले खड़े होकर कहेंगे कि नितिन गडकरी की जांच करा लो? हिम्मत है तो आप, अगर हिम्मत है आप लोगों के अंदर, तो इस देश के अंदर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बना दी जाए और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को नितिन गडकरी, रॉबर्ट वाड्रा, सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण, अंजलि दमानिया और मयंक गांधी, इन सब के केसेस दे दिए जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इन लोगों ने जुर्म किया है तो जितना कानून में सजा लिखी है उसकी डबल सजा इन लोगों को दे दीजिए। हम अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, आपको दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे वेबसाइट पर। हम लोग फर्रुखाबाद आने के लिए देश अपील करते हैं। सलमान खुर्शीद जी ने चुनौती दी है कि अगर आप फर्रुखाबाद गए तो आप वापस नहीं आ पाएंगे। हम पूरी विनम्रता के साथ उनको कहना चाहते हैं कि हम जाएंगे भी और सकुशल लौट के भी आएंगे। और हम देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 1 नवंबर को फर्रुखाबाद पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।